हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सोल्व करा दिया 2023 का, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी 2022 का क्वेश्चन वो भी करा दिया। उससे भी आप लोग का क्वेश्चन आएगा, और वायरल क्वेश्चन भी कराया है, तो आप लोग उसे ज़रूर कर लीजिएगा और इसे भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन किस अर्थशास्त्री ने दिया है, यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर जगह यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट जगह आप लोग का अल्फ्रेड मार्शल। इसे आप लोग याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को, यानी कि ऑप्शन नंबर एक राइट जगह जब पूछेगा आप लोग का अर्थशास्त्र का पिता, तो इसे भी आप लोग पॉइंट के रूप में याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। फिर दूसरा का नाम वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो आर्थिक समस्या जो है ये संसाधनों की दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट जगह संसाधन की जो कमी होती है उसी के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। फिर तीसरा का नाम वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक संख्याकीय आंकड़ा नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो ये आंकड़ा है। और यहाँ पर जनसंख्या दिया गया 2011 में कि 121 करोड़ थी, 2021 में। और यहाँ पर 100 व्यक्ति की मृत्यु हुई सड़क दुर्घटना में। तो ये तीनों ही आंकड़े हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आप लोग का ये कोई संख्या की आंकड़ा नहीं है। भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं, ये कोई संख्या की आंकड़ा नहीं है। इसलिए आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट जगह आप लोग का तीसरा का नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर वाला देख लीजिए कि शब्द एस्थेटिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। जो यहाँ पर शब्द दे रखा है एस्थेटिक्स, ये लैटिन शब्द के किस शब्द से उत्पन्न हुई है यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सी, यानी कि स्टेटस। स्टेटस से बना है एस्थेटिक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, क्या है यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है सभी समस्याओं की जड़ है। तो क्या सभी समस्याओं की जड़ है? तो अभाव, जो अभाव है यही सभी समस्याओं का जड़ है। अभाव होगा तो समस्या उत्पन्न होगी ही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट जगह आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन का। फिर 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। चर, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट जगह? तो यहाँ पर आप लोग का राष्ट्रीय आय जो है ये एक चर का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि प्रति दर सर्वेक्षण से क्या लाभ है। प्रति दर जो सर्वेक्षण होता है इससे क्या लाभ है? तो कम खर्च, कम प्रगणक की आवश्यकता, फिर है कम समय, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट जगह आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन का। फिर देख लीजिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर कि इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट जगह आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन का। आगे है 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत की जनगणना में से किस प्रकार के संख्याकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए जन्म दर और मृत्यु संबंधित साक्षरता, जनसंख्या के आकार और संरचना, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे है 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि टेलीविजन सर्वेक्षण। फिर यहाँ पर 11 नंबर वाला क्वेश्चन कि वर्ग सीमा 60 से 80 का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निकालना आप लोगों को सिखाया है मैंने। मध्य बिंदु निकाला करने दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड लगा देंगे, और यहाँ पर 3 संख्या होता है तो तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड लगा देते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग करते हैं 60 + 80/2 कर देंगे, यानी कि 140/2, यानी कि कितना आ जाएगा 70 आ जाएगी ये कट के, यानी कि कौन सा ऑप्शन रह जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा आप लोग का। फिर है 12 नंबर वाला क्वेश्चन, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को कहा जाता है। समय के अनुसार वर्गीकरण करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे कालानुक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट जगह आप लोग का। फिर है 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो चर होते हैं ये सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं बताना है। तो ये एक्चुअली होते हैं 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट जगह आप लोग का। फिर है 14 नंबर वाला क्या है
कि किसी वर्ग में सम्मिलित मद्दों की संख्या को कहते हैं। तो किसी वर्ग में सम्मिलित मद्दों की संख्या को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम लोग आवृत्ति। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हट जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हट जाएगा आप लोग का 14 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण रिक्त स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है विविक्त चरों के लिए? तो उसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता सारणी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हट जाएगा आप लोगों को बारंबारता सारणी। फिर 16 नंबर वाला क्या है कि अंक गणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है? अंक गणितीय रेखा चित्र, तो ये एक नाम है और इसका और क्या नाम है यहाँ पर बताना है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो काल श्रेणी आलेख। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा आप लोग का काल श्रेणी आलेख। फिर 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि देख सकते हैं यहाँ पर बारंबारता बहुभुज किससे उत्पन्न होता है? तो जो बारंबारता बहुभुज है ये किससे उत्पन्न होता है यहाँ पर बताना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का आयत चित्र। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है? एक अच्छी प्रकार का सारणी है उसमें क्या क्या सम्मिलित होगा? तो सारणी संख्या होगा, शीर्षक एवं उपशीर्षक होगा, अवशीर्ष भी होगा। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का राइट 18 नंबर क्वेश्चन का। फिर है 19 नंबर वाला क्वेश्चन कि आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि प्रयुक्त होगी? तो इसका कौन सा यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आरेख ही। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा आप लोग का। फिर है 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए यहाँ पर कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत रिक्त स्थान आता है। तो क्या आता है? तो यहाँ पर आता है बारंबारता बहुभुज। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट जाएगा आपको बारंबारता बहुभुज। फिर 21 नंबर वाला क्वेश्चन कि मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? तो मलमल जो है ये सूती वस्त्र का एक किस्म है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का सी राइट हो जाएगा सूती वस्त्र। फिर है 22 नंबर वाला क्वेश्चन कि धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन जो था ये किया था हमारे दादा भाई नौरोजी ने। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 23 नंबर वाला देख लीजिए क्या है यहाँ पर कि निर्यात अतिरिक्त से क्या तात्पर्य है? तो निर्यात अतिरिक्त का क्या मतलब होता है कि आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है 24 नंबर वाला क्वेश्चन कि औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? जब हमारा भारत औपनिवेश था तब साक्षरता दर बताना है। तो उस समय साक्षरता दर कितना था? तो 16% से अधिक। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा 16% से अधिक। आगे बढ़ते हैं तो 25 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी है ये बम्बई और थाने के बीच चली थी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा बम्बई व थाने। फिर 26 नंबर बोला कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है निजी लाभ। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा राइट ए। फिर 27 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि 1950 ईस्वी से 1991 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी? तो समृद्धि दर बताना है कब से कब? तो 1950 ईस्वी से 91 ईस्वी के बीच। तो ये था 8% वार्षिक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। फिर है 28 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है। किस वस्तु का? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर बोला है। तो किस में होगा? तो बाजार में जिसकी मांग होती है, जिसके उत्पादन में लाभ होता है, विदेशों में जिसकी मांग हो। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते तो 29 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी? तो जो भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना है एक्चुअली किस देश से लिया गया था यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूस से। फिर 30 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो कितने वर्षों में प्राप्त करना होता है यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 20 वर्ष में प्राप्त करना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का 30 नंबर क्वेश्चन का। फिर 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हट जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। फिर है 32 नंबर वाला क्वेश्चन कि जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पाद को शामिल किया जाता है? जब हम लोग जीडीपी की गणना करते हैं तो उसमें किस क्षेत्र के उत्पाद को शामिल किया जाता है? तो कृषि, उद्योग, पर्यटन। यानी कि कौन सा ऑप्शन हट जाएगा? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हट जाएगा आप लोग का 32 नंबर क्वेश्चन का।
फिर है 33 नंबर वाला क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है। तो दूसरे चरण का काल कितना था? तो 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा, 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक। फिर है 34 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो उद्योग को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आप लोग का 34 नंबर क्वेश्चन का। फिर है 35 नंबर वाला क्वेश्चन कि विदेशी ऋण क्या है? तो विदेशी ऋण क्या है यहाँ पर बताना है। तो विदेशी ऋण जो है विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आप लोग का 35 नंबर क्वेश्चन का। फिर 36 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा $7 मिलियन। तो $7 मिलियन यहाँ पर राशि लिया था ऋण के रूप में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा आप लोग का $7 मिलियन। 37 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि 8। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 38 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया है कि HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? तो HCL जो ये IT कंपनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट यहाँ पर। फिर है 39 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग बोलते हैं बाह्य प्रापण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा आप लोग का। फिर है 40 नंबर वाला क्वेश्चन कि भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाले एक क्षेत्रक है, कौन सा क्षेत्रक है? तो बीज क्षेत्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन का। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।